अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का जो लेक्चर 12 है उसको स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअल में लेक्चर 11 की ही कंटिन्यूएशन है। हम आज के लेक्चर में सेल माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि सेल माइटोसिस क्या है। उसके बाद सेल के जो कैंसर हैं, जो म्यूटेशनल चेंजेस आती हैं, उसके अलावा सेल के एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर आपका थर्ड जो चैप्टर था, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन की ही कंटिन्यूएशन है। लेक्चर नंबर 12 है ये आपका। इसके अंदर सबसे पहले हम सेल माइटोसिस पढ़ेंगे। सेल माइटोसिस होता क्या है कि जो सेल है, ओल्ड सेल से न्यू सेल्स का बनना क्या कहलाता है एक्चुअल में? सेल माइटोसिस। The actual process by which cells split into two new cells। तो जो पुराना सेल है वो स्प्लिट होके नए सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। तो जो आपकी ग्रोथ का प्रोसेस है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। वंस ईच क्रोमोसोम हैज बीन रेप्लिकेटेड टू फॉर्म द टू क्रोमेटिड इन मैनी सेल्स, माइटोसिस फॉलोज ऑटोमेटिकली विद इन 1 to 2 hours। तो आपका ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है, एक दफ़ा जब सारे वो जो सेल के अंदर मौजूद क्रोमेटिन मटेरियल है, जो डीएनए है, जो वो रेप्लिकेट कर जाता है, तो 1 से 2 घंटे के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। माइटोटिक अपरेटस कौन सा होता है आपके सेल के अंदर? तो सबसे पहले इसमें सेंट्रियोल्स हैं। वन ऑफ द फर्स्ट इवेंट ऑफ माइटोसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म अकरिंग ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ इंटरफेस इन और अराउंड द स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। तो माइटोटिक अपरेटस क्या है? बेसिकली सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल क्या होते हैं? टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल लाई क्लोज टू ईच अदर नियर वन पोल ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास सेंट्रियोल्स का पेयर मौजूद होते हैं, 2 पेयर्स मौजूद होते हैं। तो ये एक दूसरे से 90 डिग्रीज के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। दी सेंट्रियोल लाइक डीएनए एंड क्रोमोसोम्स आर आल्सो रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेस। माइटोसिस से पहले का जो फेज है इंटरफेस, उस ड्यूरेशन में सेंट्रियोल भी अपनी कॉपी बना लेते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं। यूजुअली शॉर्टली बिफोर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के रेप्लिकेशन से पहले ही सेंट्रियोल अपनी रेप्लिकेशन कर लेते हैं। ईच सेंट्रियोल इज स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉडी अबाउट 0.4 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 0.15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, consisting mainly of 9 parallel tubular structure arranged in form of cylinders। तो आपके ये 9 पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं सिलेंडर की फॉर्म में। तो ये बेसिकली 0.4 माइक्रोमीटर लेंथ में है और 0.15 डायमीटर में। तो ये सेंट्रियोल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मौजूद होते हैं। अब हर सेंट्रियोल, ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल अलोंग विद अटैच पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। अब हर सेंट्रियोल के इर्द गिर्द जो उसका मटेरियल है उसको मिला के इसको ओवरऑल सेंट्रोसोम बोला जाता है। शॉर्टली बिफोर माइटोसिस इज टू टेक प्लेस, द टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल बिगन टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब जैसे ही ये माइटोसिस का प्रोसेस होता है, तो जो सेंट्रियोल हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज caused by polymerization of protein microtubule growing between the respective centriole pair and actually pushing them apart। होता क्या है बेसिकली, ये जो सेंट्रियोल है ना, इनके पास जो प्रोटीन होती है एक्टिन, वो करती है रेप्लिकेट और लंबी होती जाती है और जाके क्रोमेटिड के साथ अटैच होके क्रोमेटिड को अलग कर देती है। एट द सेम टाइम द अदर माइक्रोट्यूब्यूल ग्रो रैपिडली अवे फ्रॉम each of the centriole pair, forming a spiny star called the ester in each end of the cell। ये देखें, ये एस्टर है, ये सेंट्रियोल का पेयर है, आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे पड़ा होता है, यूं लगता है जैसे टी की फॉर्म बना रहा है। ठीक है, तो ये इसके साथ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं, ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एस्टर। Some of the spine of the ester penetrate the nuclear membrane and help separate the two set of chromatid during mitosis। अब जो एस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। ये देखो, ये जो एस्टर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होते जाते हैं तो ये प्रोलोंग करते करते सारे जो
जैसे ही ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है तो ये अपने जो थ्रेड्स हैं उसके थ्रू जो क्रोमैटिड हैं उसको उसके सेंट्रोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सेट को जो सेंट्रियोल का पेयर है और उसके स्पिंडल्स हैं उसको हम माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। अब सबसे पहला फेज क्या है आपके माइटोसिस का? प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? While the spindle is forming, the chromosomes of nucleus, which is in interphase, consist of loosely coiled strands, become condensed into well-defined chromosomes. तो आपके जो ये वाला फेज है इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल ये कंडेंस हो जाता है, ठीक है, ताकि ये नजर आना शुरू हो जाए। Prometaphase. During this stage, the growing microtubule spine of the ester fragment the nuclear envelope. अब जो सेकेंड फेज है उसमें क्या होता है? प्रोमेटाफेज। उसमें क्या होता है कि ये जो एस्टर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। इस तरह क्या करते हैं? उसको पोरस करके उसको डिफ्रेगमेंटेड बना देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। As the same time, multiple microtubule form from the ester attached to chromatid at centromere. तो सेंट्रोमेयर तक ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं अटैच हो जाते हैं और जब अटैच हो जाते हैं एक दूसरे को ये फिर इसको पुल करते हैं अलग अलग पोल्स की तरफ। ये देखें, जैसे ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे साथ साथ ये पोल की तरफ जो आपके सेंट्रियोल है मूव करते जाएंगे और जो स्ट्रक्चर है उसको भी जो जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होगी तो ये अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके साथ जो क्रोमैटिड है उसको अटैच करते जाएंगे। उसके बाद आती है मेटाफेज। ड्यूरिंग मेटाफेज द टू एस्टर ऑफ माइटोटिक अपरेटस आर पुश्ड फर्दर अपार्ट। फर्दर वो ये जो अपरेटस है ये फर्दर अपार्ट होता जाता है, ये दूर होता जाता है, पोल्स की तरफ जाता है और जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये दरमियान में अलाइन हो जाते हैं। This is to be occur because the microtubule spine from the two ester where they interdigitate with each other to form a mitotic spindle actually push each other away. There is reason to believe that minute contractile protein molecule called molecular motors, perhaps composed of मसल प्रोटीन एक्टिन, इनके ऊपर मौजूद होती है एक्टिन और वो प्रोलॉन्ग करते करते पोल्स की तरफ मूव करती है और जो जितना भी आपका क्रोमैटिन मटेरियल है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होना शुरू हो जाता है। अब एनाफेज क्या है? During this phase, the two chromatid of each chromosome are pulled apart at centrosome. अब इस प्रोसेस में चूंकि आपका जो क्रोमैटिड है वो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज हो गए हैं, अब एनाफेज में जो सेंट्रोसोम है उनको अलग करना शुरू कर देते हैं। अब 46 पेयर हैं, 23 एक साइड में चले जाएंगे, 23 एक साइड में चले जाएंगे। One of these set is pulled toward one mitotic ester and other toward the other mitotic apparatus. तो ये देखें इस तरह ये इस फेज में ये एक दूसरे के साथ सेंट्रोमेयर में अटैच हो रहे हैं और इसको एक अपने पोल्स की तरफ लेके जा रहे हैं, ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं। टेलोफेज क्या है कि टू सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स आर पुश्ड कंप्लीटली अपार्ट। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि पूरा सेट एक साइड पे चला जाता है, ठीक है। Then the mitotic apparatus dissolute and a new nuclear membrane develop around each set of chromosomes. अब इसमें क्या होता है कि ये तो चला गया इस साइड पे, इसके बाद न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है बनना शुरू हो जाती है और फिर सेल क्या इन्वेजिनेट करके अंदर को दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। दिस मेम्ब्रेन इज फाउंड फ्रॉम प्रोटीन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी की लेयर से मेम्ब्रेन बन रही होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। शॉर्टली देयरआफ्टर दिस सेल पिंच इनटू टू मिडवे बिटवीन द टू न्यूक्लियर। तो इसके बाद आपका सेल दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज caused by formation of contractile ring of microfilament composed of actin, probably myosin, the two contractile protein of muscles at the juncture of the newly developing cell that pinch them off from each other. तो इस तरह ये एक दूसरे से ऑफ हो जाते हैं।
कंट्रोल ऑफ सेल ग्रोथ एंड सेल रिप्रोडक्शन। अब आपकी जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उसकी ग्रोथ और सेल रिप्रोडक्शन किस तरह कंट्रोल हो रही है। अभी तक हमने सेल की रिप्रोडक्शन की बात की थी, ये माइटोसिस के थ्रू हो रही है, जिसमें हमने पढ़ा इसका होता है प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम पढ़ रहे हैं सेल की ग्रोथ। जैसा कि हम सबको पता है कि आपकी जो बोन की ग्रोथ है वो स्पीडीली हो रही होती है, स्किन के जर्मिनल सेल, गट के एपिथेलियल सेल और आपकी जो मसल सेल्स हैं, ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये जब एक दफ़ा बन जाएं उसके बाद इसकी ग्रोथ होती है थोड़ी मुश्किल। उसके अलावा जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं और जो स्टीरिएटेड मसल सेल्स हैं उसमें वो रिप्रोड्यूस नहीं करते पूरी लाइफ में। जब सिर्फ वो तब रिप्रोड्यूस करते हैं जब फीटल लाइफ हो रही होती है, इसमें बच्चा ग्रो करता है, उसी ड्यूरेशन में न्यूरोनल सेल बन रहे होते हैं। अच्छा, we know that certain cells grow and reproduce all the time, such as blood forming cells of bone marrow, the general layers of skin and epithelium of gut. Many other cells, however, such as smooth muscle, may not reproduce for many years. बहुत सालों तक ये प्रोड्यूस नहीं होते। कुछ सेल जैसे कि न्यूरॉन हो गए, स्टीरियोटिक मसल सेल्स हैं, वो भी बिल्कुल आपकी पूरी लाइफ में ग्रो नहीं करते, सिर्फ तब ग्रो करते हैं जब आपका जो fetal life होती है। In certain tissue, as insufficiency of some type of cell cause these to grow and reproduce rapidly until appropriate number of them are again available। तो उसमें से कुछ होते हैं जो certain tissues जो हैं उसमें क्या करते हैं कि ये ग्रो करते हैं और आपकी पूरी लाइफ में ये इसकी फैसिलिटी एबिलिटी होती है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकें। फॉर इंस्टेंस इन सम यंग एनिमल्स, अब कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उन्होंने किया कि कुछ एनिमल लिए, उनका जो लीवर था उसका कुछ पार्ट 7/8 पार्ट को उन्होंने कट किया सर्जिकली और फिर उसको ग्रो करने दिया। कुछ ही टाइम बाद उसने अपना ये जो रिमूव्ड पार्ट था उसको कवर कर लिया। इसी तरह कुछ ग्लैंडुलर सेल हार्मोन्स भी क्या करते हैं, कुछ सबक्यूटेनियस टिश्यू, इंटेस्टिनल एपिथेलियम, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो रीग्रो कर सके। ठीक है। अच्छा, we know little about the mechanism that maintain proper number of different type of cell in the body। अब इसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक किस्म का मैकेनिज्म नहीं मौजूद जो आपको बता सके कि आपकी बॉडी के जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेल हैं वो कितने मेंटेन रहते हैं। तो जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं आपकी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर, जो या फिर आपके सेल के अंदर मौजूद होते हैं या सेल के एडजेसेंट एरियाज में, मतलब उसके हमसायों के पास, हमसाए वाले सेल में या ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ये जो ग्रोथ फैक्टर हैं ये क्या करवाते हैं, ये आपकी ग्रोथ को इनिशिएट करवाते हैं। ग्रोथ को इनिशिएट किस तरह करवाएंगे कि ये डीएनए की डुप्लीकेशन कर देंगे और सेल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। For instance, the epithelial cell of the some glands such as pancreas fail to grow without a growth factor from the sublime connective tissue of gland। इधर एग्जांपल दिया है कि जैसे आपके पेंक्रियाज और कुछ ग्लैंड्स हैं उसमें क्या होता है कि अगर उसके पास ग्रोथ फैक्टर ना मौजूद हो तो वो सेल ग्रो नहीं करता। अच्छा, दूसरी सेल की ग्रोथ कब रुकती है, जब सेल का ग्रो करना साइज तब रुकता है जब वो किसी सरफेस के साथ, हार्ड सरफेस के साथ टच करे। तो अगर आपके सेल के पास स्पेस हो ग्रो करने की तब तक वो ग्रो करेगा, जब स्पेस खत्म हो जाए तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो थर्ड थिंग क्या है, cell grown in tissue culture often stop growing when minute amount of their own secretion are allowed to collect in culture medium। This too could provide a mean for negative feedback control of the ग्रोथ। बाज का क्या होता है कि आपके सेल के ही अंदर से कुछ ऐसी सिक्रीशंस आती हैं जो सेल की ग्रोथ को रोक देती हैं। ठीक है, तो आपकी सेल की ग्रोथ के लिए ग्रोथ फैक्टर होना ज़रूरी है, सेल की स्पेस होना ज़रूरी है, और अगर सेल की स्पेस ख़त्म हो जाएगी तो आपकी सेल की ग्रोथ रुक जाएगी। उसके अलावा अगर सेल से अपने ही कोई मटेरियल निकलना शुरू हो गया है तब भी सेल की ग्रोथ रुक जाती है। अब आपके जो सेल का साइज है वो किस तरह रेगुलेट होता है। रेगुलेशन ऑफ सेल साइज इज डिटरमिन्ड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय अमाउंट ऑफ फंक्शनिंग डीएनए इन द सेल इन द न्यूक्लियस।
तो ये आपके जो सेल का साइज है बेसिकली आपके जो सेल के अंदर मौजूद एक्टिव जो डीएनए है, जो फंक्शनिंग डीएनए है, उनके ऊपर रिलाई करता है। जितना ज़्यादा एक्टिव डीएनए मौजूद होगा उतने ही आपके सेल के अंदर पोटेंशियल मौजूद होगा कि वो अपना साइज इंक्रीज कर सके। उसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कोल की सीन है, उसमें उसका क्या है कि वो आपके माइटोटिक स्पिंडल को फॉर्मेशन को रोकता है। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन रुकेगी तो आपका जो सेल है वो माइटोसिस नहीं हो सकेगी। अब अगर सेल की माइटोसिस नहीं हो सकेगी तो सेल के अंदर जो इंक्रीज डीएनए है वो उसकी वजह से जो सेल है वो उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आपके जो सेल का साइज है वो इंक्रीज कर देता है। In this event, the nucleus contains far greater quantity of DNA than it normally does, and the cell grew proportionally larger. It is assumed that this results simply from increased production of RNA cell protein, which in turn cause the cell to grow larger. तो इस तरह जब सेल के पास डीएनए की अमाउंट ज़्यादा है तो आपके सेल को ज़्यादा ग्रो करने का चांस मिलता है। अब उसके बाद बात आती है अपोप्टोसिस की, सेल डेथ की। प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं अपोप्टोसिस को। बाज़ क्या होता है कि आपका सेल जब अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर लेता है, उसकी फर्दर बॉडी में नीड नहीं रहती तो उसकी प्रोग्राम डेथ करवा दी जाती है। अब उसको क्या कहते हैं, अपोप्टोसिस का प्रोसेस। आपकी सेल के अपोप्टोसिस के प्रोसेस के ही थ्रू आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहती है। अगर पुराने भी सेल मौजूद रहें और नए भी बनते जाएं तो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल भी आता रहेगा और न्यू भी। तो इस तरह एक मिसमैनेजमेंट काज होती है। तो इसलिए न्यू सेल बनने के साथ साथ ओल्ड सेल क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या होती है, प्रोग्राम्ड होती है। इसको सुसाइडल प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं और एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली कि प्रोटियोलाइटिक कैस्केड, खसूसी कोई प्रोटीन के वो एंजाइमेटिक कैस्केड स्टार्ट हो जाता है, एक आबशा स्टार्ट हो जाती कि एक जो एंजाइम है वो दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करके वो क्या करता है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है उसका साइटोस्केलेटन है उसको श्रिंक करता है, कंडेंस कर देता है और फिर डिसेंबल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है साइटोस्केलेटन को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो नीबरिंग फैगोसाइटोटिक सेल आते हैं वो इस सेल के साथ जो डिसेंबल हो चुका है उसके साथ आके अटैच हो जाते हैं, अटैच होकर उसको इंगल्फ करके खा जाते हैं। तो इस तरह जो वेस्ट सेल है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से। इन कॉन्ट्रास्ट प्रोग्राम सेल डेथ, अब उसका प्रोग्राम सेल डेथ के बजाय आपका सेल वैसे ही इंजर हो जाता है। जब कोई रगड़ लग जाए, इंजरी हो जाए तो इस दौरानिए में, इंजरी के दौरानिए में जो सेल की इंटेग्रिटी लॉस होती है, जो सेल की मेम्ब्रेन खराब हो जाती है, उस किस्म की इंजरी को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस सेल में स्पिल देयर कंटेंट। अब जो नेक्रोटिक सेल होता है, नेक्रोसिस क्या है, जब इंजरी हो आपको, जब कोई जख्म लगे। और एपोप्टोसिस क्या है, जो खुद ब खुद बॉडी के अंदर पुराना सेल है वो खत्म होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब नेक्रोसिस में होता क्या है कि जैसे ही इंजरी होती है सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट होती है तो जो सेल का कंटेंट है वो सेल की सराउंडिंग में चला जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे कोई इंजरी हुई है। Apoptosis is initiated by activation of family of proteases called caspases। कैस्पेसिस एक प्रोटीन की पूरा कैस्केड है जिसमें क्या होता है कि जो पहले इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, जैसे किसी सेल की डेथ करवानी होती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और इसके एक्टिवेशन का प्रोसेस अभी कंफर्म नहीं है, कौन सा साइंटिफिकली अभी प्रूव नहीं हुआ, पर ये जो प्रो कैस्पेसिस हैं वो एक्टिवेट होके कैस्पेसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये फैगोसाइटिक सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने के बाद सेल की डेथ करवा देते हैं, सेल को इनगल्फ करवा देते हैं। अब ये जो प्रोग्राम सेल डेथ है ये आपकी बॉडी के अंदर न्यू सेल को स्पेस देती है कि न्यू सेल बने। अच्छा, रीसेंट स्टडीज के मुताबिक जो आपकी अगर आपकी बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस नहीं
हो रहा abnormality of apoptosis may play key role in neurodegenerative disease such as Alzheimer disease. अगर आपके apoptosis का प्रोसेस नॉर्मल नहीं हो रहा तो उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वगैरह पॉसिबल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैंसर को। कैंसर इज काज्ड इन ऑल और ऑलमोस्ट ऑल इंस्टेंसेस बाय म्यूटेशन। कैंसर होता किस वजह से है? म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन कैसे होती थी? जब प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस डीएनए के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकता था, या पॉसिबल ना होने की वजह बाय चांस कुछ ऐसा हो जाता था, प्रूफ रीडिंग ना होने की वजह से म्यूटेशन हो जाती थी। जो इम्पेयर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते थे, आपके डीएनए स्ट्रक्चर्स के, आपके जो जीनोम के अंदर ही मौजूद रहते थे। अब ये जो म्यूटेशन है ये क्या करती है? एबनॉर्मल सेल जीन्स की एक्टिवेशन करवाती है, सेल की ग्रोथ करवाती है, सेल माइटोसिस करवाती है, और ये जो एबनॉर्मल जीन्स हैं इनको ओंकोजीन्स बोलते हैं। ठीक है। अब हर सेल के अंदर एंटी ओंकोजीन्स मौजूद होते हैं। एंटी ओंकोजीन्स मतलब वो जीन जो कैंसर काज नहीं करवाने देंगे वो मौजूद होते हैं। तो इस वजह से आपके जो ओंकोजीन्स हैं वो अपनी एक्टिवेशन रोक देते हैं एंटी ओंकोजीन्स की वजह से। समझो कि ओंकोजीन्स की मेडिसिन है एंटी ओंकोजीन्स। जब एंटी ओंकोजीन्स बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगे तो ओंकोजीन्स एक्टिवेट होके कैंसर काज करेंगे। Therefore, loss of inactivation of anti-oncogenes can allow activation of oncogenes that lead to cancer. और एंटी ओंकोजीन एक्टिवेट नहीं होंगे तो ओंकोजीन्स एक्टिवेट होके सेल को कैंसर करवा देंगे, एक्सेसिव ग्रोथ करवा देंगे। मोस्ट म्यूटेटेड सेल हैव लेस सर्वाइवल। अच्छा, अब इधर बात की है कि बहुत ही कम सेल होते हैं जो म्यूटेट करके कैंसर की तरफ लेके जाएं। क्यों? क्योंकि जो म्यूटेटेड सेल है वो इतना पावरफुल नहीं होता कि वो जिंदा रह सके, या वो फौरन खत्म हो जाता है। ठीक है। यहाँ क्या होता है? ओनली अ फ्यू म्यूटेटेड सेल दैट डू सर्वाइव बिकम कैंसरस। बहुत ही कम सेल्स होते हैं जो कैंसर बन सकें, बिकॉज इवन most mutated cells still have normal feedback control that prevent excessive growth। अब कुछ म्यूटेटेड सेल के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते रहें, तो अब वो जब नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो कैंसर नहीं होगा। क्या है रीजंस हैं कि क्यों कैंसर नहीं प्रोड्यूस हो सकता? एक के जो म्यूटेटेड सेल है जिसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। दूसरा, अगर कोई जिंदा रह भी रहा है तो उसके अंदर नॉर्मल फीडबैक का मैकेनिज्म है जो सेल की डिवीजन को रेगुलेट कर रहा है। थर्ड नंबर पे क्या है? सेल्स दैट आर पोटेंशियल कैंसर्स आर ऑफन डिस्ट्रॉयड बाय बॉडी इम्यून सिस्टम। आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो कैंसर सेल को वो खत्म कर देता है। ठीक है। दिस अकर इन फॉलोइंग वे। मोस्ट म्यूटेटेड सेल from abnormal protein within their cell bodies because of their altered genes. These proteins activate the body immune system, causing it to form antibodies, sensitize lymphocytes that react against the cancerous cells, destroying them. तो इस तरह क्या करता है कि बहुत से कैंसर सेल को आपका इम्यून सिस्टम ही खत्म कर देता है। In spite of this, in fact, that people whose immune system have been suppressed, और ऐसे लोग जिनका सिस्टम सप्रेस हो चुका है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान, उनमें ये पॉसिबल है कि कैंसर 5 गुना ज़्यादा फैल सके। फोर्थ नंबर पे यूजुअली सेवरल डिफरेंट एक्टिवेटेड ओंकोजीन्स आर रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली टू कॉज ए कैंसर। अब एक आध जीन्स ओंकोजीन्स के एक्टिवेट होने से कैंसर नहीं होता, मल्टीपल जीन्स जब एक्टिवेट होंगे तो कैंसर हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद कुछ फैक्टर हैं, फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो कैंसर करवाते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन जो होती है, जो आपकी रेडिएशन होती है, एक्स रेज, गैमा रेज और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, वो क्या करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज, ये क्या करते हैं? ये कैंसर कॉज करवाते हैं। कैसे कि ये बॉडी के अंदर जो सेल मौजूद होते हैं उसकी आयनाइजेशन करवा देते हैं। अब आयनाइजेशन की वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है रप्चर हो जाता है और म्यूटेशन हो सकती है। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी क्या करते हैं कि वो कैंसर के लिए प्रीडिस्पोजिशन करवाते हैं। ठीक है। जैसे एनिलीन डाई है, वो जो वर्कर्स हैं उसके अंदर कैंसर करवाता है। केमिकल सब्सटेंसेस का
कैन काज म्यूटेशन, कार्सिनोजन। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन करवाएंगे वो कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कार्सिनोजेंस हैं वो बहुत ज़्यादा डेथ करवा रहे हैं। मोस्टली कार्सिनोजन आपके सिगरेट्स के स्मोक के अंदर मौजूद हैं, और भी ऐसे जो स्मोक हैं उसके अंदर कार्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं। फिजिकल इरिटेंट, बाज़ क्या होता है कि आप कोई ऐसी फूड लेते हैं, ऐसे मसाला जात लेते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन के जो लाइनिंग है उसको डिसरप्ट कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, और जब वो ख़त्म करती हैं तो साथ ही वो जो आपकी माइटोटिक रिप्लेसमेंट है उसको डैमेज होता है, और वो ज़्यादा म्यूटेशन की वजह से आपकी सेल माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा सेल बनना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसी फैमिलीज होती हैं जिसमें ये हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है कि वो कैंसर के प्रोन होते हैं, और कैंसर उनमें इजीली पॉसिबल होता है। उनका जेनेटिक लेवल, जेनेटिक जो म्यूटेशन है वो उनमें ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से कैंसर पॉसिबल है। फिर कुछ डीएनए आरएनए वायरसेस होते हैं जो कि जेनेटिक जो डीएनए लेवल पे जाके म्यूटेशन काज करवाते हैं और कैंसर करवाते हैं। आरएनए वायरसेस होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू डीएनए को म्यूटेट करके कैंसर कर देते हैं। अब जो कैंसर सेल है उसकी इन्वेसिव प्रॉपर्टीज होती है कि वो किसी भी दूसरी जगह पे चला जाता है। द कैंसर सेल डज नॉट रिस्पेक्ट यूजुअल सेलुलर ग्रोथ लिमिट, नॉर्मल ग्रोथ लिमिट को वो फॉलो नहीं करता, ओवर ग्रो करता है। कैंसर सेल आर ऑफन फॉर लेस एडहेसिव टू वन अनदर देन नॉर्मल सेल, तो ये सेल ज़्यादा एडहेसिव नहीं होते, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। सम कैंसर आल्सो प्रोड्यूस एंजियोजेनिक फैक्टर दैट कैन काज न्यू ब्लड वेसल टू ग्रो इनटू कैंसर, और बाज़ का कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो अपने अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसको प्रमोट करते हैं, एंजियोजेनिक फैक्टर बनाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कैंसर की ग्रोथ है वो इंक्रीज होती रहती है। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू कैंसर सेल किल, कैंसर सेल क्यों मारते हैं? The answer to this question is usually simple. Cancer tissue compete with normal tissue for nutrient. तो आपके जो कैंसर के सेल हैं वो नॉर्मल टिश्यू के साथ ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए compete कर रहे होते हैं। Because cancer cell continue to proliferate indefinitely, their number multiplying day by day, cancer cell soon demand essentially all nutrition available to the body to an essential part of. As a result, टिश्यूज ग्रेजुअली सफर न्यूट्रिटिव डेथ। तो क्या होता है कि एक जगह नॉर्मल सेल है और एक जगह कैंसर सेल है। कैंसर सेल को अपनी खुराक की लिए ज़रूरत है और नॉर्मल सेल को भी। तो कैंसर सेल क्या करता है कि नॉर्मल सेल से फूड लेना शुरू कर देता है, और जो नॉर्मल सेल है वो फूड की डेफिशिएंसी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से जो कैंसर सेल है वो दूसरे सेल की डेथ करवा देता है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें आपने सेल माइटोसिस पढ़ा, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, फिर उसके सेल ग्रोथ की जो रेगुलेशन है वो कैसे हो रही है, फिर साथ ही हमने अपना जो आज का लेक्चर है उसके अंदर एपोप्टोसिस और साथ जो आपका नेक्रोसिस का प्रोसेस है उसमें डिफरेंस देखा, कैसे कैसे वो पॉसिबल है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर मौजूद होते हैं। साथ ही हमने आज के लेक्चर में ये देखा है कि जो कैंसर है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, कौन से उसके फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो उसको रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आसान सा है, आपको समझ आ चुका होगा। यहीं पे हमारा 3rd चैप्टर एंड होता है। इसके बाद हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि आपका नर्व और मसल्स के ऊपर है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।